काफ़ी डिले हो गया. एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. करेक्टली एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? ओके ओके. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन. ये कॉम्बाइंड क्लास है, राइट? सो होपिंग कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आज ज्वाइन करेंगे. चलो, विदाउट गेटिंग डिले विल बी स्टार्टिंग. अच्छा, ये ठीक नज़र आ रहा है आप लोग? तो फिट करना पड़ेगा. ये फिटेड है ऑलरेडी. ओके, हाँ. आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन एप्लीकेशन. ठीक है. न्यूट्रिशन एप्लीकेशन के नीचे अगर आप बुक में जाके देखेंगे तो हमने डिस्कस किया है, उस बुक में काफ़ी जिक्र है डाइटरी रेफरेंस इनटेक के ऊपर. तो डाइटरी रेफरेंस इनटेक होता क्या है, आज उस विषय में वी विल बी नोइंग. अच्छा, डाइटरी रेफरेंस इनटेक DRI, जिसको शॉर्ट फुल फॉर्म में कहते हैं, comprise a set of at least 4 nutrient based reference value. ये रेफरेंस वैल्यू की जो बात की जा रही है यहाँ पे हम कुछ ही देर में डिस्कस करेंगे. DRI मतलब, इस पूरे पॉइंट का मतलब ये है कि DRI मतलब डाइटरी रेफरेंस इनटेक का 4 वर्जन है, 4 सब डिवीजन है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे. ओके. Worldwide DRI is regulated by HHS plus USDA. Full form है the US Departments of Health and Human Services. Okay, and Human Department of Agriculture. The US Department of Agriculture. Sorry. तो ये दोनों मिलके, ये the both departments regulates this dietary reference intake. मतलब क्या काम करता है dietary reference intake? जब मुझे आज भी याद है जब मैंने न्यूट्रिशन कोर्स को चूज किया था एंड आई बिकेम अ न्यूट्रिशनिस्ट, मेरे छोटे भाई ने मुझसे कहा था, ही वाज माय स्मॉलर कजिन, यंगर वन, उसने पूछा था कि दीदी, अगर किसी भी खाने में कार्ब्स की मात्रा आप बोल रहे हो कि मतलब इसमें 7.5 है, इसमें 19 है, इसमें 20 है, ये जो नंबर है, प्रोटीन की इंटेक इतनी होनी चाहिए, जो नंबर आप मुझे फिगर आउट करके बता रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको पता कैसे चल रही है ना, कि किसी खाने में कार्ब्स कितना है, किस खाने में प्रोटीन कितना है, किस खाने में फैट की मात्रा कितना है, और किस खाने में सैचुरेटेड फैट कितना है, अनसैचुरेटेड फैट कितना है. ये जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का जो डिवीजन हुआ है, और कौन सा खाना हेल्दी है, कौन सा खाना अनहेल्दी है, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है ना. वेट अ सेकेंड. तो ये डिसाइड करता है डाइटरी रेफरेंस इनटेक चार्ट, और ये चार्ट बनाता है वर्ल्ड वाइड. DRI is regulated by the Department of Health and Human Services plus USDA, the US Department of Agriculture. ये वर्ल्ड वाइड संभालते हैं. ये चार्ट वो बैठ के बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ लीडिंग न्यूट्रिशनिस्ट, विद द हेल्प ऑफ लीडिंग डॉक्टर्स. ठीक है. इन इंडिया इट इज बीइंग रेगुलेटेड बाय, बट इंडिया में कौन रेगुलेट करता है? उसी डाइट चार्ट के रेफरेंस को लेके इंडिया में भी चीजें बनती हैं इंडियन डाइट के हिसाब से. वो रेगुलेट करता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, विच इज बीइंग हेडेड बाय ICMR, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ग्रुप है. मतलब जो भी डॉक्टर, जो लोग काउंसिलिंग में बैठते हैं, जो हेड में बैठते हैं, उनका वो मेंबर है, मतलब उनका वो एक मेंबर की काउंसिलिंग होती है. दैट इज बीइंग हेडेड, व्हिच इज बीइंग हेडेड बाय अभी के लिए डॉक्टर हेमलता. ठीक है. दिस इज बेसिक टू गिव यू अ जीस्ट. DRI का पहला सब डिवीजन है EAR. ईयर मत बोलना, EAR. ओके. उसका पहला सब डिवीजन है एस्टिमेटेड एवरेज
रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है? एस्टिमेट किया जाता है एवरेज पीपल का, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल को लेके टू और उन्हें बिठाया जाता है, और वी टेक अ सर्वे, मतलब काउंसिल हमारा जो है, वेदर इट कुड बी वर्ल्ड वाइड यूएसडीए का काउंसिल हो या फिर हमारा आईसीएमआर ही क्यों ना हो, क्योंकि वो काउंसिल बैठ के दे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक सर्टन हेल्दी पर्सन का, सर्टन एज ग्रुप्स का, सर्टन मेल एंड फीमेल ग्रुप्स को डिवाइड करके वो जानने की ये कोशिश करते हैं कि उनके ग्रुप में कितना कार्ब्स की नेसेसिटी है, उनके ग्रुप में प्रोटीन की कितनी नेसेसिटी है। जैसे कि मेल को अगर हम टीन एज के मेल को लेके उनको 30-32 तक डालेंगे तो उतने पर्टिकुलर एरिया के मेल में दे विल बी नीडिंग प्रोटीन मच इन देयर डाइट। तो ये कैसे पता चल रहा है? ये उन्हीं के जो डाइट चार्ट है, एस्टिमेटेड एवरेज चार्ट रिक्वायरमेंट के जो एस्टिमेटेड कैलकुलेशन से के जरिए पता चल रहा है। तो जस्ट यू नो कि EAR is the amount of nutrient that meets the requirement of a specific amount of adequacy of half of the healthy individuals of a specific age। एस्टिमेट किया जाता है, स्पेसिफिक एक ही एज ग्रुप के लोगों को रखा जाता है, डिसाइड किया जाता है कि उस एज ग्रुप के बच्चों को, उस एज ग्रुप के मेल और फीमेल को कितना लगेगा कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, ओके, या फिर कोई भी विटामिन ए, विटामिन बी, कोई भी विटामिन और मिनरल, मतलब स्पेसिफिक कोई सेक्स, मतलब फीमेल और मेल एंड अदर हमारे जो जेंडर है, ठीक है। एंड लाइफ स्टेजेस, वेरियस लाइफ स्टेजेस में आपका कितना न्यूट्रिएंट्स लगता है एस्टिमेट किया जाता है। जैसे कि अभी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जो लोग यंग होते हैं उनका काफ़ी तगड़ा वर्क करता है, राइट। लेकिन जब एज वी ग्रो ओल्डर हमारा धीरे धीरे डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्टेड टू वर्क वेरी लो, ठीक है। तो उसी लो वर्क की वजह से हम उस समय का खाना थोड़ा कम खाएंगे। तो ये भी मतलब ह्यूमन बॉडी को स्टडी करके ही पता करवाया गया है। किसने किया है? ऑब्वियसली द आईसीएमआर, जो मेडिकल रिसर्च टीम है हमारी, और उन्होंने एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट को निकाला है। किसके तहत? DRI के तहत, ठीक है। द EAR for nutrients, okay. In the setting of EAR, the evidence of each possible functional creation that might be chosen is considered, and the reason for selecting the creation that is finally chosen is justified. Don't feel confused. मैंने इसको इसलिए रखा है बिकॉज एक्सप्लेनेशन इज नीडेड इन PPT, बट मैं बता रही हूँ आपको सिंपलियर फॉर्म में मिल रहा है। आपको बुक में 161 पेजेस में डिफरेंस रिकमेंडेशन एंड एक्चुअल रिक्वायरमेंट के बीच का जो डिफरेंस बताया गया है बुक में, वो काफ़ी आपको हेल्प करेगा। तो PPT को ध्यान में ऑब्वियसली रखें, मद्देनजर रखते हुए आप बुक भी पढ़ें। बुक में ज़्यादा इजी दिया गया है, ओके। तो EAR इज नथिंग बट एस्टिमेटेड एवरेज विटामिन्स, मिनरल्स, कार्ब्स ऑफ अ सर्टेन ग्रुप, जो कि स्पेसिफिक एज ग्रुप हो सकता है, सेक्स हो सकता है, लाइफ स्टेज हो सकता है, ओके। अच्छा, ये सब कनेक्टेड है। एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट इज 1 DRI डाइटरी रिकमेंडेशन का फर्स्ट डिवीजन है। उसी को कनेक्ट करते हुए रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस क्रिएट किए जाते हैं। जैसे कि अगर हमने किसी भी एज ग्रुप का पता किया, किसी फीमेल को, किसी स्पेसिफिक फीमेल के ग्रुप को चाहिए विटामिन ए की रिक्वायरमेंट, या फिर इनफर्टिलिटी के केस में, PCOS के केस में उनको आयरन या फिर जिंक की अमाउंट ज़्यादा लग रही है, तो देन recommended dietary allowances is being created, after which you will be knowing कि कितना specific group को carbs, protein चाहिए होगा। तो EAR को estimate करने के बाद हम RDA के पास जाते हैं, that is recommended dietary allowances। RDAs are the levels of intake of essential
nutrients that on the basis of scientific knowledge are judged by the Food and Nutrition Board to be adequate to meet the known nutrients needs for practically all healthy individuals. मतलब एक healthy individual को estimated requirement create करने के बाद RDA का चार्ट क्रिएट किया जाता है. उसमें ये होता है कि एक हेल्दी इंडिविजुअल को कार्ब्स की या फिर माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कितनी कंजप्शन लगेगी. ओके, द RDA फॉर कार्बोहाइड्रेट्स मेक अप टू 45% to 65% ऑफ टोटल डेली कैलोरीज. ये आपको कार्बोहाइड्रेट्स में भी पढ़ाया गया था. ठीक है, the RDA of carbohydrates make up to 45 to 65% of total daily calories. मतलब recommended है आपको daily 45 से 65% अपना डेली इनटेक, मतलब आपने जितना खाना खाया उसमें कार्ब्स की क्वांटिटी एटलीस्ट 45 से 65% होनी चाहिए. ओके, इफ यू गेट 2000, मतलब फॉर एग्जांपल if you get 2000 calories a day, आपने 2000 calorie a day you have eaten, तो उसमें से 1300 calories it must be and it should come from कहाँ से? कार्बोहाइड्रेट से. ओके, the RDA for protein is 0.8 per kg body per day. इसका मतलब अगर किसी का वेट 70 है, ओके, और आपको प्रोटीन कितना इनटेक उनका प्रोटीन का डेली का लगेगा, उस हिसाब से आप डाइट चार्ट प्रिपेयर करेंगे. तो उनका वेट पूछेंगे आप, वेट किसी का अगर 70 है मल्टीप्लाइड बाय 0.8, जितना भी होगा उनका प्रोटीन इनटेक डेली का उतना ही लगेगा. अंडरस्टूड? क्वाइट सिंपल. 0.8 मल्टीप्लाइड बाय एनी वेट, you can calculate your मतलब someone's protein intake. Quite interesting, right? RDA for fat is less than 65 gram of fat, less than 20 grams of saturated fat. In total आप 65 grams of fat खा सकते हैं, including good fat and bad fat. Yes, bad fat in the sense हमारे saturated fat. सैचुरेटेड फैट की रिकमेंडेशन RDA ने कितनी रखी है? 20 ग्राम्स. अब 20 ग्राम से ज़्यादा अगर कोई इंसान खाता है तो दिक्कत है. इसका मतलब ये नहीं है कि देखिए 20 ग्राम्स अगर आपको अलाउ किया जा रहा है तो डेली यू वोंट बी ईटिंग कि 20 ग्राम्स का आज हो गया, मैं 20 ग्राम से ज़्यादा नहीं खाऊंगा या फिर खाऊंगी, फिर दूसरा दिन 20 ग्राम्स तो है मैं उससे ज़्यादा नहीं खाऊंगी. बट डेली आपको 20 तो आपके बॉडी में जा रहा है ना, तो वही 20 कब 2 lakhs में बदल जाता है आपकी बॉडी में, बॉडी के काउंट को फैट सेल्स में तब्दील कर देता है. यू वोंट बी नोइंग. तो इट्स रिकमेंडेड कि अगर भी कभी आपने 6 और 7 मंथ्स के दौरान कुछ एक पीस कुछ सैचुरेटेड फैट खा भी लिया, नॉट ऑन डेली बेसिस, नॉट रिकमेंडेड, देन हेल्थ इश्यूज के चांसेस नहीं होते. नोट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ रिक्वायरमेंट, ये आपके बुक में भी सेंटेंस है. There is a difference between requirement and recommendation. Whatever we will be studying today, it's only recommendation. मतलब चार्ट के हिसाब से आपको रेकमेंड किया जाता है कि किसी का कार्ब्स का इनटेक 45 to 65 होना चाहिए, किसी का प्रोटीन 0.8 पर बॉडी वेट के हिसाब से होनी चाहिए डेली इनटेक की वजह से. बट द थिंग इज कभी कभी ना, जैसे कि किसी मेल को ग्रोइंग बच्चे को प्रोटीन की इनटेक की क्वांटिटी ज़्यादा लगेगी तो 0.8 के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे. बट किसी एक्सीडेंट के चलते या फिर कोई ऐसा तो कभी किसी के साथ ना हो, कोई कुछ दिक्कत की वजह से किडनी फेल हो गया किसी का या फिर कुछ समथिंग गोज अराउंड दैट, तो उस केस में उस इंसान का भले ही एज डाइटरी रिकमेंडेड के हिसाब से 16 है 17 है और उनको बोला गया चार्ट के हिसाब से कि आपको 0.8 पर डे का प्रोटीन खाना है, बट उनको तो अलग ही लगेगा बिकॉज उनका दिक्कत चल रहा है. तो इसीलिए बोलते हैं कि ये रेकमेंडेड है, इट इज नॉट रिक्वायरमेंट. हर इंडिविजुअल का रिक्वायरमेंट अलग है. रिकमेंडेशन तभी काम आता है जब कोई इंसान फुल्ली अपने हेल्दी स्टेट में हो. ठीक है,
there is a distinct difference between requirement and recommendation. For example, RDA for vitamin D is 600, but some individual may require more of it according to their blood test reports. कभी कभी देखिए किसी को विटामिन डी की कमी हो रही है और रिक्वायरमेंट आरडीए के हिसाब से 600 है, लेकिन उसकी बॉडी में ऑलरेडी विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा है, उसको ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स के द्वारा पता चल रहा है, तो मतलब ऑब्वियसली उसको उस चीज को मेंटेन करने के लिए 600 से ज्यादा लगेगा. सिंपल. ओके. तो दैट्स द रीजन हर इंडिविजुअल को अलग अलग हेल्थ रिक्वायरमेंट्स, मतलब हेल्दी मैक्रो या फिर माइक्रो रिक्वायरमेंट्स अलग होती है. दैट्स द रीजन हमने यूज किया है रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, मतलब आपको रेकमेंड किया जा रहा है, सलाह की जा रही है कि आपको कार्ब्स उतनी खानी चाहिए, प्रोटीन उतनी खानी चाहिए, लेकिन बॉडी में कितनी लगेगी वो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आप तय करेंगे. ओके. एडिक्वेट इनटेक, दिस इज द थर्ड डिवीजन ऑफ DRI. ये सेकंड था. EAR is first, recommended dietary allowances is second और adequate intake is third. अच्छा, जब recommended dietary allowances और EAR ये दो काम नहीं करते कि कोई भी ग्रुप में अगर हम डिटरमाइन कर रहे हैं कि कितना उनका कार्ब्स लगेगा, कितना फैट की इंटेक पड़ेगी, तब काम करता है adequate intake AI is the recommended average daily intake based on observed or experimentally determined of a certain group. Okay. तो ये जब ये दो चीज पहले की दो चीज काम करना बंद कर देता है कि हम किसी सर्टेन ग्रुप का एस्टिमेट कर नहीं पाए या फिर उसके एस्टिमेट अगर कर नहीं पाए तो आरडीए हमें मिल नहीं पाया, तब जाके एआई कैसे काम करता है. उस केस में हम डाइट चार्ट को निकालने के लिए, मतलब रिकमेंडेड चार्ट को निकालने के लिए कुछ हेल्दी इंडिविजुअल्स को इकट्ठा करते हैं, डिफरेंट एज ग्रुप्स के, डिफरेंट सेक्स के. ओके. उसके बाद हम उनका डाइट पोर्शन पूछेंगे. काउंसिल ये करता है कि डाइट पोर्शन पूछा जाता है कि आपने क्या क्या खाया, क्या क्या नहीं, और जिसके चलते आप हेल्दी हैं. ओके. वो चीज को नोट किया जाएगा, उस चीज को नोट डाउन की जाएगी कि इस बंदे को ये चीज लगा इसलिए वो हेल्दी हुआ. ओके. उस केस में उसी हेल्दी रिकमेंडेशन को डाइट चार्ट के तौर पे, डाइट फ्लो के तौर पे प्रेजेंट किया जाता है और रेकमेंड किया जाता है दूसरे लोगों को, ये बोलते हुए कि हाँ EAR एंड RDA काम नहीं कर रहे, हमने एस्टिमेट नहीं कर पाया, बट AI मतलब उस AI हमने काफी कुछ हेल्दी इंडिविजुअल्स को रख के उस हिसाब से आपको एक डाइट फ्लो के हिसाब से आपको प्रेजेंट किया है ये चीज, दैट यू कैन फॉलो. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल किसी को PCOS है, वो वीगन डाइट को फॉलो करते हुए वो बंदी ठीक हो जाती है. ठीक है. कंप्लीटली लाइफस्टाइल को फॉलो करके कंप्लीटली वो ठीक हो जाती है. तो सामने वाला कोई भी इंसान पूछेगा कि आप कैसे ठीक हुए, तो वो डिस्क्राइब करिए कि हाँ मैं ऐसे हेल्दी हुई, मेरा ये डाइट था, आप देखो और आप ठीक हो जाओ. ठीक है. लेकिन जब वो डाइट फॉलो कर रही है, क्या उसके लिए वो डाइट सूटेबल है उसकी बॉडी रिक्वायरमेंट्स के तौर पे? ठीक है. तो इस केस में एडिक्वेट इंटेक की जो ग्रुपिंग है ये भी रिकमेंडेशन के तौर पे जाती है. ये तीनों चीज रिकमेंडेशन तौर पे जाती है. इट डजंट सूट एवरी इंडिविजुअल पर्सन. ओके. ये अच्छा, आपको ये दिमाग में आपका आ रहा होगा कि अगर हम रिकमेंडेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम पढ़ क्यों रहे हैं आज. ये इसीलिए हम पढ़ रहे हैं बिकॉज देखिए कार्ब्स की मात्रा 45 से 65% होनी चाहिए, प्रोटीन 0.8 होनी चाहिए.
ये जो रिक्वायरमेंट है, जो रिकमेंडेशन है, जब इंसान लोग उस चीज को, जब कोई अनहेल्दी इंसान उसको बार बार इग्नोर करके एक अनहेल्दी पोजीशन में पहुंच जाता है, तब जाके उनको ये रिकमेंडेशन उन पे अप्लाई नहीं हो पाता। वरना टू स्टे हेल्दी, टू स्टे इन अ हेल्दी लेन, यू हैव टू follow these recommendation and you have to state these recommendation to other clients as nutritionist। इसीलिए आज ये पढ़ा जा रहा है, to know the limits of a particular macronutrients। okay, the tolerable upper intake level, this is also another subdivision। टॉलरेबल अपर इंटेक लेवल्स, यूएल जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, वो क्या है? टॉलरेबल अपर इंटेक लेवल मतलब वो अपने आप में ही एक डेफिनेशन है, राइट? कि इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल 0.8 की जो ग्राम की जो एक लिमिट है प्रोटीन इंटेक करने की, उससे ज़्यादा किसी इंसान ने खा लिया, ठीक है, तो वो जो ज़्यादा की जो परिमाण है वो when you surpass the particular limit, then that particular limit is being called as tolerable upper intake level। okay, this point is also nice, I have to read it out to you। highest level of daily nutrient intake that is likely to pose no risk of adverse health effects to almost all individual in the general population। मतलब ये कि जब तक आप 0.8 या फिर कार्ब्स में 45% से 65% तक का जो डिवीजन है, आप तब तक जब तक कोई इंटेक कर रहा है तब तक यू डोंट पॉजेस एनी हेल्थ इश्यूज। बट अगर किसी ने सरपास कर दिया, मतलब टॉलरेबल अमाउंट से, तब तक बॉडी टॉलरेट कर रहा था, ओके, टॉलरेबल अमाउंट से अगर ज़्यादा पास किसी ने कर दिया, सरपास कर दिया, देन दैट इज कॉल्ड टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल, इन शॉर्ट यूएल। इसको पढ़ते हैं। The tolerable upper intake level UL is the highest level of daily nutrient intake that is likely to pose no risk of adverse health effects to almost all individuals in general population। As intake increases above the UL, the risk of adverse side effects increases। You have to understand that tolerable amount एक होता है 0.8 कार्ब्स की जो मैंने अमाउंट कही है, उससे ज़्यादा अगर किसी इंसान ने सैचुरेटेड फैट की जो अमाउंट है, जो कि 20 ग्राम से आपको ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, इफ़ समवन टेक्स बियॉन्ड दैट, उससे ज़्यादा किसी ने ले लिया, तो देन दे कुड पॉजेस एंड एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ सर्टेन हार्ट डिजीज हुआ, या फिर आपका डायबिटीज ले लो, हाई बीपी, मतलब इन शॉर्ट मेटाबॉलिक सिंड्रोम से लेके कैंसर तक के चांसेस होते हैं। ओके, डिस्क्रिशनरी कैलोरीज। When following a balanced diet, we usually consume less nutrient foods before reaching our dietary goals। सुबह सुबह फ्रूट्स खा लिया, सुबह सुबह आपने फ्रूट्स तो खा लिया, वेरी गुड। उसके बाद मैगी, उसके बाद स्टफ्ड पराठा, चीज़ पराठा, उसके बाद ये सारी चीज़ें जो चलती रहती हैं, तो स्टफ्ड चीज़ पराठा, मैगी, दे आर नॉट डेंस इन न्यूट्रिएंट्स, मतलब उनमें न्यूट्रिएंट्स बोल के द कैपेसिटी इज 0। तो जब हम ये सारी चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं तो हमारे बॉडी में सैचुरेटेड फैट की मात्रा बढ़ रही है। तो अगर सैचुरेटेड फैट मतलब न्यूट्रिएंट डेंस, लेस डेंस फूड को हम क्या कहते हैं? एम्प्टी कैलोरीज। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट गिविंग अस एनीथिंग। ओके, तो एम्प्टी कैलोरीज की जो मात्रा है हम बढ़ा के वो पर्टिकुलर चीज़ हम अपने कैलोरीज की इनटेक को कंप्लीट कर देते हैं, देन दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशनरी कैलोरीज। फॉर एग्जाम्पल आपने लेट्स जस्ट से
किसी का डेली इंटेक है 1500 कैलोरीज डेली कोई खा रहा है, ओके, इज द मिनिमम 2000 भी हो सकता है बट 1500 ले रही हूँ। किसी ने 1500 खाया, उसका लिमिट होना चाहिए 1500 डेली इंटेक का। बट आफ्टर हैविंग डिनर उसने आइसक्रीम खा लिया, उसमें उसने कुछ भी जलेबी या फिर कुछ डिजर्ट के तौर पर कुछ खा लिया, दैट हैज surpluses his 1500 to extra more 1000, तो इन टोटल उसने 16,000 कैलोरीज इनटेक किया। और किसी ने आपसे ये पूछा कि इस मतलब 16,000 कैलोरीज में डिस्क्रिमिनेशनरी मतलब एम्प्टी कैलोरीज कितना है, तो वो 1000 है, मतलब 1000 एक्स्ट्रा आपने खाया अपना डेली न्यूट्रिएंट गोल रीच करने के बाद। वॉट एवर यू एट एक्स्ट्रा दैट इज डिस्क्रिमिनेशनरी कैलोरीज, नथिंग टू बी मोर मेक टू, मतलब ज़्यादा मैं आई डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि एक्स्ट्रा कैलोरीज और आर कॉल्ड एम्प्टी कैलोरीज एंड एम्प्टी कैलोरीज आर कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशनरी calories. Okay, when following a balanced diet we usually consume less nutrient foods before reaching our dietary goals, resulting in exceeding our calorie count for the day. This extra calories intake is called empty or discretionary calories. Okay, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आप बिरयानी खा रहे हो, तो बिरयानी का एक प्लेट आपका जैसे कि 1500 या फिर 2000 कैलोरीज का डेली का इंटेक होता है, मच नीडेड, लेकिन वो वन प्लेट ऑफ बिरयानी गिव्स यू अ कैलोरी अराउंड 2000 ऑलरेडी। तो एक प्लेट का आप जो खा रहे हो बिरयानी 2000 का कंप्लीट हो जा रहा है। उसके बाद ऐसा तो नहीं है ना कि आप बिरयानी खाने के बाद आपको और भूख नहीं लगेगा, दे आर रिफाइंड, ऑब्वियसली आपको जो सोसाइटी लेवल है उसकी लो है, तो आपको फिर से भूख लगने की चांसेस काफ़ी हाई है। तो 2000 कैलोरी वो तो एम्प्टी गया ही गया। दिन भर में आपने उसके बाद अगर भी कुछ हेल्दी खाना खाया तो वो आपके बॉडी में सर्च नहीं करेगा, लगेगा नहीं, क्योंकि पहले ही आपने अपने जंक फूड या फिर डिस्क्रिमिनेशनरी एम्प्टी कैलोरीज खा के बॉडी की जो फाइबर कोलोन की जो फाइबर एब्जॉर्प्शन मतलब उसकी जो पावर है वो कम कर दी है। तो whenever we eat healthy, absorption काफ़ी कम होता है। That leads to my friend constipation, bloating, IBS और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें। उसके बाद that leads to many other bigger things। क्या हो रही है? Wait. Now it's okay. अब ठीक है? Can you hear me now? अब सही आ रही है? सही आ ही रही होगी, इसलिए कोई कुछ बोल नहीं रहा। ओके ओके, in calorie budget the essentials are the calorie requirement to meet your nutrient needs। अच्छा, ये सारी चीजें I have discussed, मतलब पहले नहीं I have discussed। ओके, तो लोएस्ट फॉर्म मतलब जैसे कि कोई भी खाने में ज़्यादा एडेड शुगर है, दैट इज गोइंग अंडर कैटेगरी ऑफ एम्प्टी शुगर एम्प्टी कैलोरीज, जिसमें ज़्यादा फैट सैचुरेटेड फैट की अमाउंट है, दैट इज ऑल्सो कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ एम्प्टी कैलोरीज। ओके, ये तो मतलब आप लोग पढ़ रहे हो न्यूट्रिशन एजुकेशन और इतना क्लासेस हो चुका है आपको कि अगर मैं ये चीज़ आपको फिर से रिपीट करूँ तो मतलब कितने लोग तो क्लास कर रहे होंगे, उसके साथ साथ बहुत सारा काम भी कर रहे होंगे। दैट आई नो बिकॉज मैं भी क्लास की हूँ, आई वॉज अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ एफ एकेडमी, तो आई नो कितने लोग काम करते करते ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे। तो अगर मैं ये चीज़ फिर से रिपीट करूँगी तो वो आपके दिमाग में आएगा कि हाँ पता है हमें।
पता है ना कि एम्प्टी कैलोरीज अगर हम खाएंगे तो इट विल लीड टू ओबेसिटी, हार्ट डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज, स्ट्रोक है। क्योंकि देखो कुछ कुछ ऑब्वियस चीजें मैं रखती हूँ इसीलिए, बिकॉज टू मेक पीपीटी मोर क्लियर। मतलब जैसे कि एम्प्टी कैलोरीज लीडिंग टू योर रिस्क ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, और एम्प्टी कैलोरीज में हॉट डॉग, जलेबी, नूडल्स, पिज्जा, बर्गर होते हैं। तो कभी कभी आपने पीपीटी को सर्च करते हो तो आपके दिमाग में पक्का आता होगा पीडीएफ को देख के कि ये सारी चीजें तो मे बी है ना ऑब्वियस है, मैम ने रखा क्यों है। वो इसलिए रखा है क्योंकि हमारे लिए, कुछ लोगों के लिए ऑब्वियस होता है, कुछ बच्चों के लिए जब वो विजुअलाइजेशन करते हैं ये चीज को, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज होता है किसी को, मतलब अगर हार्ट डिजीज का चांसेस होता है तो डेफिनेटली समवन विल गेट कार्डियक अरेस्ट और स्ट्रोक। ओके, अरे इतना लेट में बच्चा लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आधा से ज्यादा मतलब टॉपिक कवर करने के बाद सब ज्वाइन कर रहे हो, नहीं फिर बोलोगे मैम डाउट है। ऑफलाइन क्लास होता तो छड़ी लेके आती मैं। So disappointed. Why some of you have joined so late? हाँ, एक दो क्लास मैम देखिए, एक दो क्लास डेफिनेटली यू हैव टू कभी ना कभी कंबाइंड क्लासेस रखना पड़ रहा है। एक दो चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि चारों बैच के नहीं हुए और दूसरे बैचेस के बच्चे भी हैं, तो ऐसा तो नहीं है। और फैकल्टी के नाम पे वी आर फेसिंग रियली शॉर्टेज राइट नाउ, इसलिए तो बंगाली के बच्चों को भी हिंदी में सुनना पड़ रहा है ना। तो इसीलिए हमने कंबाइंड क्लासेस रखा है ताकि एक दो चैप्टर्स जो आप चारों बैचेस के नहीं हुए वो एक साथ हो जाए, और बाकी सारे बैचेस को भी संभाल रही हूँ मैं, तो इसीलिए आई हैव डन। तो एक दो क्लास के लिए यू हैव टू एडजस्ट। डेफिनेटली आपका हमेशा ऐसे नहीं होगा, ठीक है, हमेशा ऐसे नहीं होगा। एक दो क्लास में भी आपका कंबाइंड हो। हेलो, हिंदी। ओके, लेट मी आस्क यू समथिंग। जो लोग बंगाली में हैं, दूसरे बच्चे, कितने लोगों को हिंदी बिल्कुल बोलना नहीं आता है? अंडरस्टैंड लैंग्वेज बैरियर है। आई एम ऑल्सो ओडिया, स्टिल आई कैन स्पीक हिंदी एंड अंडरस्टैंड हिंदी, बट स्टिल देखो हर स्टेट का अलग अलग होता है। तो आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट टू कंडक्ट अ सर्वे बिफोर प्रोसीडिंग। कितने लोगों को हिंदी, मतलब मैं जब बोल रही हूँ समझ में नहीं आ रहा? बंगाली बैच, हिंदी वाले बैच तो ऑब्वियसली वो तो मेरे बैच के हैं बच्चे। हिंदी बोलना नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। कितने बच्चों को मतलब सुन के समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझने का वो चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू? एक ने कहा, एक स्टूडेंट ने कहा उनको समझ में नहीं आ रहा, मतलब मैं हिंदी में बोलूं या फिर इंग्लिश में बोलूं। ओके, दो जने। और हाँ,
बैच 10 के बच्चे भी यहाँ पे हैं, राइट? मैं सोलली बैच 10 के बच्चों का ली थी बंगाली क्लास, बट हिंदी में ली थी, तो उनमें से 1-2 बच्चों का दिक्कत हुआ, बाकी एवरीवन इज ओके विद इट. बट सर्वे बीइंग कंडक्ट एट द एंड ऑफ द डे, आई एम सेइंग कि आई थिंक जितने सारे बंगाली बच्चे दे आर नॉट सेटिस्फाइड, राइट? मतलब ये अंडरस्टैंडिंग. व्हाट अबाउट जो हिंदी के बैच के बच्चे हैं, उनका सही है तो, या स्पीड में जा रहा है चैप्टर? हाँ, नहीं बच्चा, आपका आएगा इंग्लिश में ही आएगा. जो एमसीक्यू क्वेश्चंस वगैरह सब आपका इंग्लिश में ही आएगा. बुक आपका इंग्लिश में है ना, तो इंग्लिश में क्वेश्चंस आएगा. इंग्लिश में ही होगा सभी का कम्युनिकेशन. हाँ, इंग्लिश. हाँ, आई अंडरस्टैंड दैट. एग्जाम तो अभी आप लोग का आई विल बी नोटिफाइंग यू, अभी नहीं है. अभी तो आपका सिलेबस चल रहा है सभी का. एग्जाम्स होंगे. हाँ, वीडियो सब अपलोडेड होगा डेफिनेटली. हम्म. नोटिफिकेशन आपको लेट में मिला. अच्छा देखिए, मेरी बात ये है कि ये एक वीक, बिकॉज आई हैव टू डू अदर बैचेस एज वेल, उनका इंटर्नशिप चल रहा है. दैट्स द रीजन ये एक वीक थोड़ा मैं इधर उधर की. बट नेक्स्ट वीक से आपका जिसका टाइमिंग जैसा है वैसा ही रहेगा. डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? अच्छा, 12, 13, 10, 11 आप लोग का इस वीक में 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं सभी का. तो कल से 12, 13 का था, राइट? टाइमिंग था. तो हाँ हाँ, तो सभी 12 और 13 का शायद कल था. तो व्हाट एवर मे बी द रीजन इज, आज का क्लास होने के बाद आप लोग का कल गैप है, कल नहीं होगा. और शायद नेक्स्ट वीक से जिस तरीके से स्केड्यूल्ड थे, आई विल ट्राई कि वैसा ही रहे, क्योंकि एज स्टूडेंट्स हैं आप सभी मेरे, तो मुझे आपके टाइम की भी कदर होनी चाहिए, राइट? तो ठीक है, आई विल बी. हाँ, रिकॉर्डेड क्लासेस में जाके देखने से आपको मिल जाएगा. अपलोडेड हो चुका है कुछ क्लासेस. हाँ, आईडी लॉगिन नहीं हो रही. आप एक बार ऑफिस में फोन करके कमाल सर से या फिर कोई आईटी डिपार्टमेंट में जो भी है उनसे थोड़ा एक बार पूछ लीजिए. अच्छा, जिनका आईडी लॉगिन, हाँ, मे बी साइट की नेटवर्क इश्यूज हो, कुछ ऐसा हो. आप फिर से अच्छा, ओके कोई. हाँ, क्लास क्या? नहीं, मैं नहीं समझ पाई. देखिए, आपका अटेंडेंस के हिसाब से भी क्लासेस आपके मतलब जो सर्टिफिकेशन के हिसाब से वो होता है. यू हैव टू कम टू क्लास एटलीस्ट. अटेंडेंस तो लगता है ना. ऑफलाइन क्लासेस में कैसे अटेंडेंस इट्स नीडेड,
ऑफिस में या फिर हमारी यूनिवर्सिटी में जिससे लिंक है ये पीपल यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा, वहाँ पे तो अटेंडेंस शो करनी पड़ेगी ना, वहाँ से आपकी सर्टिफिकेशन आएगी। बाकी जो एग्जाम सेट है, एग्जाम क्वेश्चंस है, वो सब भी हम यूनिवर्सिटी के साथ डिस्कस करके बनाते हैं उन्हीं बच्चों के लिए जिन्होंने अटेंडेंस को कंप्लीट किया है। तो एग्जाम में बैठने के लिए यू हैव टू गिव अटेंडेंस। एग्जाम अभी आप लोग का कंडक्ट मतलब क्लासेस चल रहे हैं ना, तो सेकंड वाला नहीं होगा शायद। मैं उस समय फैकल्टी नहीं थी तो मैं इस केस के बारे में नहीं जानती, बट हाँ तो लेकिन द थिंग इज, अगर मैं हूँ यहाँ पे अभी मौजूद, अगर आपका क्लासेस या फिर टेस्ट कंडक्ट होता है तो आपको बिफोर हैंड मैं बताऊंगी कि क्या क्या कौन से चैप्टर्स पे होंगे, ठीक है। बंगाली का एक टेस्ट कंडक्ट हुआ था शायद, नोटिफिकेशन अगर नहीं मिला तो टेस्ट आपका टेस्ट वगैरह सब कंडक्ट नहीं हुआ होगा, क्योंकि अभी जो आप लोग का 4 जो बैच है वो अभी अभी तो शुरू हुआ है, कुछ कुछ मतलब 10-11 का काफी सारे सिलेबस कंप्लीट हैं। नहीं अभी तक नहीं हुआ बैच। अच्छा, जिनका हुआ है नहीं हुआ है मैंने अभी तक चेक नहीं किया तो उतना नहीं पता मुझे, बट द थिंग इज अगर फर्दर होता है, कंडक्ट तो मैं ही करूंगी, ठीक है, फर्दर होता है तो नोटिफिकेशन आपके पास सही तरीके से पहुंचे, आई विल मेक श्योर, ठीक है। आप न्यूट्रिशन एप्लीकेशन है आज का चैप्टर, आज का चैप्टर है न्यूट्रिशन एप्लीकेशन। बुक में न्यूट्रिशन एप्लीकेशन एंड इश्यूज के नाम पे मिल जाएगा आपको। बुक से भी पढ़ लो, बुक बुक तो पढ़ना ही पड़ेगा, बुक नहीं पढ़ के नहीं पास कर पाएंगे, क्योंकि मैं बता रही हूँ क्वेश्चन सेट करूंगी, बुक से सेट करूंगी, पीडीएफ से सेट करूंगी, लेकिन पीडीएफ में कुछ कुछ सिनॉप्सिस है, बुक नहीं पढ़े तो पास नहीं कर पाओगे, बता रहे हैं, क्लियर कर रही हूँ बात, बिकॉज पीडीएफ आपका क्लास खत्म होने के बाद अवेलेबल होता है ऑफिशियल साइट में, जब तक क्लास नोट्स में जो आता है ना उसमें पीडीएफ तो होगा ही, क्लास नोट्स मतलब पीडीएफ, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा सा बाकी है, लेट मी कंप्लीट दैट, उसके बाद टेस्ट 1, टेस्ट 2, उसके बाद फाइनल एग्जाम, ये सारी चीजें जब होंगी उससे पहले आपको सब डिविजन्स में बताऊंगी कि कितना चैप्टर टेस्ट 1 में आएगा, कितना चैप्टर टेस्ट 2 में आएगा, ठीक है। मैं सिलेबस वो टेस्ट के हिसाब से सिलेबस आपको मिल जाएगा, विदाउट सिलेबस कैसे पढ़ेंगे फिर आप, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए तो टेस्ट कंडक्ट शायद कुछ वीक्स के लिए नहीं है, अगर भी होता है तो मैं आप लोग को पक्का बताऊंगी, क्योंकि ये रूल तो एफ एकेडमी का वही है, मैंने वो भी कंडक्टर टेस्ट आपको बता दिया जाएगा कि ये सारी टॉपिक्स पे होगी, ठीक है। रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स पे बढ़ते हैं, थोड़ा सा है, लेट मी कंप्लीट, उसके बाद अगर आपको कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। In order to understand what an antioxidant is, we must remember some basic of science class. अच्छा, मॉलिक्यूल्स किससे बनते हैं, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, ये सब they are all molecules, right? They are made up of atoms, और एटम्स किससे बनते हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये चीज बेसिक स्ट्रक्चर में आती है। हम हमारा सेल
हमारा पर्टिकुलर सेल इज बीइंग मेड बाय टिश्यू और टिश्यू इज बीइंग मेड बाय एटम। और ये एटम कैसे क्रिएट होता है? एटम इज क्रिएट विद द हेल्प ऑफ थ्री बेसिक मॉलिक्यूल्स, दैट इज प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। कभी कभार ये जो तीनों चीज की जो कैपेसिटी होती है हमारी बॉडी में, बैलेंस बिगड़ जाता है। क्यों बिगड़ जाता है? व्हेनेवर वी फीड आवरसेल्फ मोर एंड मोर जंक फूड, तो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव मात्रा जो होती है, ऑक्सीजन की मात्रा होती है, वो बॉन्डिंग कम होती जाती है। अब जब बॉन्डिंग कम होती, किसका स्पीकर ये ऑन है? स्पीकर बंद करें। इन ऑर्डर फॉर अ मॉलिक्यूल टू रिमेन स्टेबल, इट मस्ट contain the right number of electrons, otherwise it will turn into a free radical. Whoever having the speaker on, please turn it off. Don't make me come to my bad side. चिल्लाना शुरू कर दूंगी मैं। In order for a molecule to remain stable, एक मॉलिक्यूल को स्टेबल होने के लिए, मतलब जब हम कोई कार्ब्स खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, फैट खाते हैं, वो उसकी बॉन्डिंग, मतलब कार्ब्स की बॉन्डिंग मतलब ग्लूकोज का चेन, प्रोटीन की बॉन्डिंग मतलब पेप्टाइड, मतलब प्रोटीन की जो साइकिल की जो बॉन्डिंग है उसका चेन, और फैट में ट्राइग्लिसराइड की चेन, वो सब चेन को ठीक तरीके से बैलेंस रहने के लिए इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स की मात्रा सही होनी चाहिए। ओके, अब जब मात्रा सही हो रही है तब एक सही तरीके से हमारा मॉलिक्यूल्स डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में, अमीनो एसिड्स ठीक से प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, ट्राइग्लिसराइड हमारे ठीक से। किसका ये ऑन है माइक? मुझे खुद की आवाज खुद ही सुनाई दे रही है। Who is having their mic on? कोई अरविंद ना AR से कुछ तो नाम है, मुझे पूरा नजर नहीं आ रहा, प्लीज म्यूट अरविंद। हाँ, ओके। तो यही फ्री रेडिकल्स जब प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स में से इम्बैलेंसिंग होनी शुरू हो जाती है, फिर इस बंदे ने हर क्लास में इनका यही एक है, दूसरे बच्चों को दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। दैट क्रिएट्स तो आपने अपनी माइक को ऑन रखी है, उसलिए मेरी आवाज इको कर रही है। बच्चा टर्न इट ऑफ। ओके, तो जब कोई भी हमारी बॉडी में कोई भी कार्बन या फिर ऑक्सीजन, कोई भी, आप सभी को मेरा आवाज इको आ रहा है ना? I don't want कि इतना लास्ट में आने के बाद किसी का मतलब क्लास मिस हो। अरे यार, बेटा। ओके, मैं कहाँ थी? हाँ, फ्री रेडिकल्स कब जमना शुरू होते हैं हमारे बॉडी में? जब वही इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की मात्रा हमारे बॉडी में इम्बैलेंस करना शुरू हो जाती है, और वो जो बॉन्डिंग जो क्रिएट हो रही है, वेदर इट कुड बी प्रोटीन का बॉन्डिंग हो, कार्बोहाइड्रेट्स की बॉन्डिंग हो, वो बॉन्डिंग क्रिएट होनी बंद हो जाती है, इम्बैलेंस होनी शुरू हो जाती है। दैट लीड्स टू फ्री रेडिकल्स
which is called pro ऑक्सीडेंट्स। अच्छा, प्रो ऑक्सीडेंट्स को रेगुलेट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स काम करते हैं जो हमारी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं। अच्छा, आई वुड रिक्वेस्ट यू समथिंग, ये एंटीऑक्सीडेंट का जो ये चैप्टर है, ये जो पोर्शन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एज न्यूट्रिशनिस्ट। तो आज मैं ना ये पर्टिकुलर जो रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग टुडे। बैच 10, 11, 12, 13, राइट। आपका सेपरेट अब से क्लास होगा, ठीक है, जितना भी सेपरेट क्लासेस हो रहे हैं, तो उसमें से मैं कुछ 10 मिनट निकाल के आपको रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट डिस्क्राइब करूंगी। बिकॉज अभी इतना ये हुआ है, मतलब डिस्टर्बेंस हुआ, तो मेरे दिमाग में काफ़ी सारी अच्छे अच्छे पॉइंट्स में ये नहीं कर पा रही, याद नहीं कर पा रही। और एंटीऑक्सीडेंट आपको समझना जरूरी है, इसलिए मैं आज एक्सप्लेन नहीं कर रही, ठीक है। तो अगर कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ लो, टाइम है हमारे पास। हाँ हाँ, आई एम सेइंग दैट ओनली कि टुडे आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दोस थिंग्स। आई गॉट रियली डिस्ट्रैक्टेड फॉर मतलब whatever is being there, इसीलिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने शामिल भी इसमें इस पीपीटी में नहीं किया है। तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो इम्बैलेंसिंग है, फ्री रेडिकल्स क्या है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है, ये सारा बुक में है, आपका समझना जरूरी है। तो मैं इसका कोई सेपरेट क्लास करके समझाऊंगी, तो डोंट वरी कि आई नो कुछ क्लियर नहीं हुआ है व्हेन आई सेड कि ये तीनों जो एटम्स से क्रिएटेड होते हैं वो इम्बैलेंसिंग हो रही है। तो आई विल बी सेइंग थिंग्स, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैं ये पोर्शन नहीं एक्सप्लेन कर रही। ओके, जो आप बोल रहे हैं ना कि डीआरआई के बारे में बोल रहे हैं, तो जैसे कि डेफिनेटली, हाँ डेफिनेटली, आपको जब ये सब क्लासेस जो हो रहे हैं, थ्योरी क्लासेस जो हो रहा है, आप बुक में पढ़ के कितनी सारी चीजें समझोगे, नहीं समझोगे। इंटर्नशिप में प्रैक्टिकली कैसे क्लाइंट को हैंडल करना है, कुछ कुछ केस स्टडीज आपको दी जाएगी डिजीज ओरिएंटेड के ऊपर, उसमें कैसे कैलोरी काउंट करोगे, आरडीए के बेसिस पे कैसे डाइट चार्ट बनाओगे, वो सब चीजें भी सिखाई जाएगी, ठीक है। मैं अभी कुछ कुछ टेक्निकल जो क्वेश्चंस, मतलब जो चैप्टर्स हैं, वो ऊपर ऊपर से समझने की कोशिश करें। आरडीए क्या है, ईएआर क्या है। डेफिनेटली आई विल बी कंडक्टिंग सम ऑफ द क्लासेस जो कि हिंदी के बैचेस के बच्चे हैं, डाउट क्लियरिंग क्लासेस काफ़ी मैं सेशन क्रिएट करूंगी। तब उसमें आप बुक पढ़ेंगे, बुक पढ़ के क्या होगा ना, यू विल बी नोइंग कि ये सेंटेंस मुझे समझ में नहीं आया, मार्क दैट आउट, आस्क मी, ठीक है। तो डोंट वरी, ये सब चीजें सिखाई जाएंगी, इंटर्नशिप में सब क्लियर होगा। ओके ओके, एनी अदर डाउट? हम्म, देखिए, बोथ द थिंग आर करेक्ट। डाइटरी अलाउंसेस इज आल्सो, डेली अलाउंसेस इज आल्सो करेक्ट, ओके। लेकिन आपको जब क्वेश्चन आएगा तो
ऐसा नहीं है कि दो ही चीज एमसीक्यूज में दे दिए, दोनों में से कोई एक ही आपका आरडीए को फुल फॉर्म के तौर पे आएगा, ठीक है। रेफरेंस इनटेक भी हो सकता है, सॉरी रेफरेंस इनटेक नहीं, आरडीए बोला आपने राइट, डाइटरी अलाउंसेस, हाँ हाँ डाइटरी या फिर डेली अलाउंसेस के तौर पे आपका आरडीए का ये हो सकता है। लेट मी अच्छा कोई अगर किसी का ये है नेट फास्ट है तो आरडीए का ये करो तो गूगल करो तो फुल फॉर्म, मेरा नेट फास्ट नहीं यहाँ पे। ओके, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस गूगल में भी है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस है गूगल में, डाइटरी अलाउंसेस है। डेली अलाउंसेस शायद बुक में इसीलिए दिया गया क्योंकि वो डेली बेसिस पे हम उसको रेकमेंड करते हैं, ठीक है। डाइटरी इज, हाँ डाइटरी लेके चलो। क्वेश्चन अगर भी आपका डेली वाला आता भी है तो दोनों नहीं आएगा ऑप्शंस में, जैसे कि अगर आरडीए को फुल फॉर्म पूछा गया हो, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस भी है ऑप्शन में और डेली अलाउंसेस भी है, तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं किया जाएगा, दोनों में से कोई एक दिया जाएगा। ओके ओके, कल का जो क्लासेस जो भी बैच का था कल क्लास वो नहीं होगा, तो छुट्टी, क्लासेस हो गया आज इसीलिए। और हाँ नेक्स्ट वीक से जैसे कि आप सभी के पॉपुलर डिमांड में आई विल ट्राई कि मिक्स एंड मैच क्लासेस ना हो, कॉम्बाइंड क्लासेस में इसीलिए आप लोग शायद मना कर रहे हैं क्योंकि जो ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे को एक जगह पे इतने सारे बच्चों को बैठा के काम करना, मतलब बच्चों को कुछ कुछ दूसरे क्लास के बच्चों को पसंद नहीं करते हैं समथिंग, वो ऐसा कुछ है क्या, इसलिए कॉम्बाइंड क्लासेस नहीं करेंगे। तब ठीक, अच्छा हाँ वो सिर्फ टाइम इश्यूज हो रहे हैं तो अच्छा ठीक है आई विल अंडरस्टैंड दैट, और नेक्स्ट वीक से जैसा आपका है वैसा ही रखने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी, बिकॉज ऑब्वियसली मैं नहीं चाहती आप लोगों को तकलीफ हो। ओके हाँ नहीं अभी तक तो नहीं हुआ, वरना हमें पता चलता, नहीं हुआ है। अरे कोई भी टेस्ट होगा ना मैं पहले से ही नोटिफाई करने को बोल दूंगी, पता नहीं क्यों आज 12 बजे किसी किसी को नोटिफिकेशन आया है कि आज क्लास है बोल के। हाँ तो इसीलिए मैं सोचूं इतना लेट में बच्चे क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है मैं देखती हूँ, मैं खुद से मैं भी नोटिफाई करने की कोशिश करूँगी। हाँ हाँ वही but your Hindi is very perfect, I must say. What's your name? नाम क्या है आपका? हाँ ब्यूटीफुल नेम। तो हाँ हिंदी में मे भी आपका ये हो, मतलब एक्सप्लेनेशन जब कर रही हूँ हिंदी इंग्लिश वाला क्लास हो, उसमें क्लास लैंग्वेज का हिंदी का बोला होगा सर ने,
बट एग्जाम तो आपका इंग्लिश में ही होगा, बिकॉज क्योंकि ना ये पीपल यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा से आपका एक्रेडिटेड है, मतलब वहाँ से सिलेबस आया है, वहाँ पे सब कुछ, तो वहाँ के लोग हिंदी में कैसे तब्दील करेंगे, वो भी एक है ना। हम्म हम्म। मतलब हिंदी इंग्लिश का जो है पार्ट, वो क्या मतलब पढ़ने में दिक्कत हो रहा है? अच्छा, हिंदी में क्वेश्चन पेपर वो भी पूछना पड़ेगा, बट आई डोंट थिंक, क्योंकि हम क्वेश्चन सेट करते हैं, ऑब्वियसली मैं ही करती हूँ, बट द थिंग इज हिंदी में फिर डिफर करके वो तो मुझे ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ेगी कि सिर्फ आप हैं या और भी सारे बच्चे हैं जिनको वो दिक्कत है? हिंदी तो आई डोंट थिंक, देखो सिंपल क्वेश्चंस आएगा, ज्यादा मतलब टेक्निकल क्वेश्चंस आएगा आपको, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ट्रू और फॉल्स, ऐसा टाइप क्वेश्चंस, तो उसमें हिंदी में और तब्दील करके भी आपको कुछ डिफरेंस पता नहीं चलेगा। बुक पढ़ने की कोशिश करें, कुछ भी आपको दिक्कत हो रहा है बुक में पढ़ने के बाद, कोई सेंटेंस या फिर कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है तो पूछें, बिकॉज दूसरे बच्चों ने भी हिंदी और इंग्लिश और बंगाली में, मतलब इंग्लिश को मीडियम रखते हुए हाँ कहा है, तो आई डोंट थिंक कि ऑफिस चेंज करेगा, और प्रोबेबिलिटी उसकी बहुत कम है। नहीं देखो, क्योंकि क्योंकि एग्जाम सिर्फ एक ही हमारा मीडियम है, जब आपने साइन अप किया था ये एग्जाम के लिए, मतलब ये पूरे कोर्स के लिए, और एग्जाम का मीडियम इंग्लिश ही था, तो वो सब चीज़ देखते मद्देनजर रखते हुए आपने मतलब टुक दिस कोर्स ना, तो इसलिए आई डोंट थिंक कि चेंज होगा, मीडियम इंग्लिश में ही रहेगा, क्योंकि देखो हिंदी में रखेंगे नहीं हम, क्योंकि बंगाली के बच्चे हैं तो उनको इंग्लिश में कंफर्टेबिलिटी होगी पढ़ने में, तो सिर्फ एक बच्चे के लिए चेंज करना बच्चा थोड़ा हमारे लिए दिक्कत होगा ना। तो देखिए मैं ये नहीं बोलती कि आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कांटेक्ट नहीं कर सकते मुझसे। अच्छा, whenever you feel any doubt, हाँ हाँ बोलिए। मतलब आप बंगाली में कंफर्टेबल है ना, इसीलिए आप ये बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ वो बैच 10 के बच्चे भी कुछ बोल रहे थे, 12 के भी, अच्छा अरे यार ये लिखी थी कितना अच्छा, हाँ 12 के बच्चे भी बोल रहे थे, तो अच्छा एक बात बताइए, जो लोग बंगाली के बच्चे हैं उनके लिए, इफ यू गाइस आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, आपको मुझे इंस्टा में पूछने में दिक्कत नहीं है, इंस्टा हैंडल में आप मैसेज आप करते हैं, तो आप कुछ एक वर्ड समझ में नहीं आया बुक का, या फिर कोई पैसेज समझ में नहीं आ रहा, तो अगर आप इंस्टा हैंडल में मुझे टेक्स्ट करते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज करते हैं, तो वहाँ पे मैं डाउट क्लियर कर सकती हूँ, राइट। मैं तो वहाँ पे हिंदी नहीं बोल रही हूँ, इंग्लिश बोल रही हूँ, तो वो सही है। या व्हाट्सएप, देखो व्हाट्सएप में ग्रुप क्रिएट करना ठीक रहेगा, लेकिन काफी सारे नंबर्स हैं, so that will be really complicated for me. This is the Insta handle मेरा न्यूट्री पायलट, ठीक है। उसमें कोई भी ऐसा कंफ्यूजन अगर होता है किसी को रिगार्डिंग बुक में कुछ लिखा है समझ में नहीं आ रहा है, तो आस्क मी देयर,
अभी एक स्टूडेंट ने कहा कि उनको हिंदी में दिक्कत हो रहा है, बुक पढ़ने में उनको थोड़ा ये हो रहा है, हिंदी में दिक्कत नहीं हो रहा, इंग्लिश में दिक्कत हो रहा है, यस। तो शी कैन ऑल्सो ऐड मी ऑन ये इंस्टा और मैसेज मी, तो आई विल ट्राई कि एक एक का जब आप लोग का क्लासेस नहीं होता है, आप बैठ के पढ़ रहे हैं, उस समय यू कैन टेक्स्ट मी देयर, ठीक है। अच्छा, मैं क्या लिखी हूँ क्लियर नहीं आ रहा? न्यूट्री पैलेट लिखा है मैंने, इंस्टा हैंडल लिखा था मैंने, न्यूट्री पैलेट लिखा था, ताकि आप वहाँ पे फॉलो कर सकें और मे बी यू नो क्वेश्चन क्वेरीज कुछ भी हो इन अ पर्सनल लेवल हम मतलब कांटेक्ट कर सकें एक दूसरे को। हाँ, क्या इम्पोर्टेंट? अच्छा, मतलब ये आज जो क्लास हुआ उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो जानना है? ओके ओके, दिस इज क्लियर ना, न्यूट्री पैलेट का ये। अच्छा, डीएलआई का जो क्या क्या इम्पोर्टेंट है? वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट है, बुक में दिए हुए सारी चीजें, एक एक सेंटेंस इज इम्पोर्टेंट, ओके, बट पीपीटी में क्या क्या इम्पोर्टेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल किसी ने पूछा था कि फुल फॉर्म पूछा था मुझे बहुत अच्छा लगा कि बुक पढ़ के आप क्लास करने आ रहे हो, दैट इज वेरी गुड थिंग, ओके। डायरेक्टरी रेफरेंस इनटेक, ये जो आपका डायरेक्टरी रेफरेंस इनटेक का फुल फॉर्म हुआ, ईएआर का फुल फॉर्म क्या हुआ, ये सब एमसीक्यूज में आएगा, ठीक है। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस मतलब आरडीए का फुल फॉर्म क्या है वो इम्पोर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट्स आरडीए के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट्स का इनटेक डेली कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, 45% से 65% तक होनी चाहिए, ठीक है। पर डे प्रोटीन की इंटेक कितनी होनी चाहिए? 0.8 पर डे होनी चाहिए। इफ यू आर कैलकुलेटिंग प्रोटीन ऑफ समवंस, ये भी काम देगा, 0.8 मल्टीप्लाइड बाय कोई भी वेट, तो आपको डेली इंटेक किसी इंसान का रिकमेंडेड प्रोटीन आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 20 ग्राम से ज्यादा सैचुरेटेड फैट आप नहीं खाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब कुछ कुछ जो फिगर्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, जो न्यूमेरिकल फिगर्स हैं। एआई का फुल फॉर्म ये वाला पूरा जो चैप्टर है उसमें फुल फॉर्म पूरा भर्ती है, फुल फॉर्म इज नीडेड, ठीक है। बुक पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं, ओके। तो 25 में से कितने पास मार्क हैं? क्यों पासिंग मार्क से ज्यादा रखना है? पासिंग मार्क की पूछो 25 से 25 रखना है, मुझे नहीं पता, मेरा बच्चा प्रिपेयर नहीं होना चाहिए, फिर एवरेज मार्क कोई नहीं रखेगा। आई एम नॉट सेइंग दैट, बट इफ यू आर आस्किंग मिनिमम एटलीस्ट यू हैव टू सिक्योर 15 14 इतना तो मिनिमम सिक्योर करना पड़ेगा, ठीक है। एमसीक्यू ये जो हम लोग का ऑनलाइन क्लास ये होगा ना, टेस्ट होगा, उसमें तो लंबा क्वेश्चंस वो तो आएंगे नहीं, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट बचा है वो क्लियर आउट करेंगे, एक एक जैसे कि 10 11 का सेपरेट, 12 13 का सेपरेट करूंगी, तो एंटीऑक्सीडेंट के बारे में भी जिक्र करके उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसमें ये मत करना, अभी के लिए मैं पीपीटी में भी दे दूं आपको, आप पढ़ोगे तो इट्स गुड। बुक पढ़ें, बुक इज नीडेड। चलो, आई एम एंडिंग द क्लास, आज थोड़ा ज़्यादा खिंच गया, ओके। कौन सा एनर्जी का?
एनर्जी का तो ऑलरेडी अपलोडेड है। ओके ठीक है, चलो हैव अ नाइस डे।